Hello, Aisha Nawaz welcomes you in this lecture and I am continuing the chapter number 9, ray optics and optical instrumentation. So in the part of the optical instrumentation आज हम continue करेंगे टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. यस, लास्ट लेक्चर में भी हमने टेलीस्कोप पढ़ा था और वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था. आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. यस, आप सामने देख रहे हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. सो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो होता है वो कुछ इस तरह का नज़र आता है जैसा भी आप सामने पिक्चर में देख रहे हैं. इसका थोड़ा सा पैटर्न पहले वाले टेलीस्कोप जो हमने रिफ्रैक्टिंग टाइप पढ़ा था उससे थोड़ा डिफरेंट होता है. ठीक है, और इसका फंक्शन भी ऑब्वियसली उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, या मैं ऐसा कहूँ कि उससे और ज़्यादा इम्प्रूव्ड होता है. ठीक है, जो प्रॉब्लम्स या जो वीकनेस या फिर जो एरर्स रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में थी, ठीक है, उन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, उसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है. तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं. रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एक्चुअल में क्या होता है. इसे नॉर्मली कैसीग्रेन टेलीस्कोप भी कहा जाता है क्योंकि कैसीग्रेन फॉर्मेट में इसका इंटरनल फंक्शन काम करता है, या इंटरनल स्ट्रक्चर इसका कैसीग्रेन फॉर्मेट में काम करता है, इसलिए इसे कैसीग्रेन टेलीस्कोप भी कहा जाता है. So, as the astronomical telescope used to see the distant stars should possess the large light gathering power. ठीक है, सो टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कैटेगरी में ही आता है वैसे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, क्योंकि इसका यूज़ किया जाता है डिस्टेंट स्टार्स को देखने के लिए या फिर कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो थोड़े से फेंट हैं, मतलब जो थोड़े से कम लाइट वाले होते हैं, जो आसानी से दिख नहीं पाते, या फिर जिन फेंट स्टार्स को या फिर प्लैनेट्स को या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप नहीं देख पाता, उसे देखने के लिए यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है. So, as astronomical telescope is used to see the distant stars, should possess large light gathering power. ठीक है, नॉर्मली किसी अगर आप किसी डिस्टेंट स्टार्स को या फिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं तो जो टेलीस्कोप है उससे ज़्यादा उसकी लाइट गैदरिंग पावर जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए और उसका रिजॉल्विंग पावर भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि बहुत अच्छे से क्लियर इमेज वो क्रिएट कर सके आईपीस के पास, और उस ऑब्जेक्ट की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को भी इजीली रिजॉल्व करके बता सके. सो एन astronomical telescope used to see the distant stars should possess large light gathering power in order to obtain the bright image of even a faint star and high resolving power. ठीक है, सो एज टू ऑब्जर्व माइन्यूट एंड फाइनर डिटेल्स. इसका रिजॉल्विंग पावर भी हाई होना चाहिए ताकि किसी ऑब्जेक्ट, उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की फाइन और माइन्यूट डिटेल्स को भी बहुत ईजीली हम लोग एनालाइज कर पाएँ. सो बोथ द लाइट गैदरिंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर फॉर द टेलीस्कोप विल बी लार्ज. तो सिंपली किसी भी टेलीस्कोप के लिए उसका लाइट गैदरिंग पावर और रिजॉल्विंग पावर दोनों हाई होना चाहिए. सो इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप इज़ ऑफ द लार्ज अपर्चर, ये ठीक है, ये तभी हो सकता है जब किसी टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लार्ज अपर्चर का हो. अगर किसी टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लार्ज अपर्चर का है तो ऑब्वियसली उसकी लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी और उसका रिजॉल्विंग पावर दोनों क्या होंगे, हाई होंगे. However, it cannot be achieved by the refracting type astronomical telescope. It is because a convex lens of the large aperture, free from the spherical and chromatic aberrations, cannot be designed. ठीक है, सो नॉर्मली जो इसके पहले रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हम पढ़ रहे थे या फिर हमने देखा था, उसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया था ऑब्जेक्टिव के लिए, और कॉन्वेक्स लेंस ज़्यादा अपर्चर का मतलब नहीं बनाया जा सकता क्योंकि नॉर्मली ज़्यादा अपर्चर के कॉन्वेक्स लेंस में बहुत सारे स्फेरिकल एबरेशंस और क्रोमेटिक एबरेशंस जैसे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जो क्लियर इमेज फॉर्म नहीं कर पाते. ठीक है, इसीलिए रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो होते हैं वो इतनी ज़्यादा माइन्यूट फाइन और माइन्यूट डिटेल्स को रीड नहीं कर पाते, या सिंपली हम ऐसा कहें कि जब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटीज़ की पिक्चर्स या हाई क्वालिटीज़ की विजिबिलिटी हमें चाहिए होती है किसी डिस्टेंट स्टार्स के लिए, तो वहाँ पर हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का यूज़ नहीं कर सकते. तो वहाँ पर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की जगह हम लोग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं. So reflecting type telescope was designed by the Newton in order to overcome the drawbacks of the refracting type telescope. In reflecting type telescope, a concave mirror of the large aperture is used as a objective in place of the convex lens. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर का यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्टिव की जगह. नॉर्मली रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जा रहा था,
और इस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हम एक कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं एज ए ऑब्जेक्टिव, जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा होती है और जिसका अपर्चर भी लार्ज होता है, जिसकी फोकल लेंथ और अपर्चर दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही लार्ज होते हैं. So in reflecting type telescope, a concave mirror of the large aperture is used as a objective in place of the convex lens. It possesses a large light gathering power and high resolving power. Due to this, it enables us to see even faint stars and observe their minute details. ठीक है. सो जो कॉन्केव मिरर है वो बेसिकली लार्ज लाइट गैदरिंग पावर रखता है, मतलब ज़्यादा लाइट को वो एक्सेस कर सकता है, पजेस कर सकता है, ज़्यादा लाइट को ट्रीट कर सकता है क्योंकि इसका अपर्चर ज़्यादा है. और जब ऑब्वियसली ज़्यादा लाइट पजेस ये करेगा तो जो बनने वाली इमेज भी होगी वो ज़्यादा ब्राइट होगी और उसका रिजॉल्विंग पावर भी हाई होगा ताकि उसकी उस पर्टिकुलर इमेज की माइनट से माइनट डिटेल्स को रीड किया जा सके. सो the concave mirror of the large aperture and the large focal length is fixed at the one end of the tube T1, whose other end is kept open to allow the light from the distant stars to fall on the spherical concave mirror. ठीक है. सो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है इंटरनल स्ट्रक्चर है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का, जिसमें कॉन्केव मिरर को इस जो ट्यूब है इस ट्यूब के एक एंड पर फिक्स कर दिया जाता है. ठीक है. एक एंड पर फिक्स कर दिया जाता है और दूसरा एंड जो है वो ट्यूब का वो ओपन रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इस ट्यूब में एंटर कर सके. सो बिफोर द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ द लाइट meet to form the real inverted and diminished image of the star at the focal plane of the concave mirror, they are intercepted and reflected by the plane mirror inclined at an angle of 45 degree to the axis of the tube T1. ठीक है. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब लाइट यहाँ पर एंटर होगा इस ट्यूब में तो ऑब्वियसली इस कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वो इसके फोकल पॉइंट पर, इसके फोकस पॉइंट पर जाकर कॉन्सेंट्रेट होगा, इंटरसेक्ट होगा. ठीक है. सो ऑब्वियसली इसके फोकस पॉइंट पर ये इसकी इमेज क्रिएट करेगा अगर इसकी सारी लाइट रेज ये वहाँ पर मिलती है तो. सो इन लाइट रेस के मिलने से पहले ही हम यहाँ पर एक मिरर की मदद से एक प्लेन मिरर की मदद से इन लाइट रेस को डेविएट कर देते हैं इनके पाथ से 45 डिग्री के एंगल से. ठीक है. हम देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लेन मिरर है, इसकी अगर हम एंगल की बात करें तो इस ट्यूब के रिस्पेक्ट में, इस ट्यूब T1, ये ट्यूब है T1, इस ट्यूब T1 के रिस्पेक्ट में ये लगभग 45 डिग्री एंगल पर होगा. ठीक है. सो ये 45 डिग्री एंगल पर जो है मौजूद प्लेन मिरर ये कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्टेड जो लाइट आ रहा है उसको अगेन रिफ्लेक्ट करता है, या मैं ऐसा कहूँ कि डेविएट करता है, और ट्यूब T2, यहाँ पर एक ट्यूब है T2, इस T2 ट्यूब में इंसर्ट करता है, इस T2 ट्यूब में इंसर्ट करता है. यहाँ पर भी इसके एंड पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं. ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं. यहाँ पर इस सेकंड कॉन्वेक्स लेंस के पास से ही कोई भी पर्सन इस टेलीस्कोप में बनने वाली इमेजेस को देख पाता है. तो ऑब्वियसली ये हो गया आई पीस. हमेशा कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लेंस होगा ये क्या कहलाएगा, आई पीस कहलाएगा. सो बिफोर द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ द लाइट मीट टू फॉर्म द रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द स्टार एट द फोकल प्लेन of the concave mirror, they are intercepted and reflected by the plane mirror inclined at an 45 degree to the axis of the tube T1. The plane mirror deviates the ray. The real image is formed in front of the eyepiece fitted in the side metal tube T2 with its axis at the right angle to the axis of the tube T1. ठीक है. सो ये ट्यूब T2 जो है ये इस ट्यूब T1 के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पर होगा या राइट एंगल पर होगा, क्योंकि देखिए अगर इसके एक्सिस की मैं बात करूँ तो इसका एक्सिस ये होगा, इस ट्यूब T1 का एक्सिस ये होगा. तो ऑब्वियसली एक दूसरे से कैसे हैं, 90 डिग्री के एंगल पर हैं, एक दूसरे से राइट एंगल पर हैं. सो जो इमेज फॉर्म होगी वो इमेज फॉर्म होगी इस ट्यूब T2 में, इस पर्टिकुलर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर. इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर इमेज फॉर्म होगी और ईजीली एक्सेस की जाएगी इस आई से. ठीक है. सो आई पीस के पास में ही इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी और वो इमेज बिल्कुल क्लियर होगी, हाई रिजॉल्विंग पावर के साथ में होगी या हाई रिजॉल्वेबल इमेज होगी वो. The eyepiece only acts as a magnifier and produces the final virtual and magnified image of the star, enabling the eye to see it distinctly. ठीक है. सो आई पीस जो होगा वो बेसिकली सिंपल एक मैग्नीफायर की तरह बिहेव करेगा. यहाँ पर ये जो आई पीस होगा ये सिंपल एक मैग्नीफायर की तरह बिहेव करेगा और एक क्लियर विजिबल इमेज यहाँ पर क्रिएट करेगा इस डिस्टेंट स्टार की जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्यूब से इन्फिनिटी डिस्टेंस पर मौजूद है या बहुत दूर मौजूद है. If f0 is the focal length of concave spherical mirror,
ठीक है। ये जो कॉन्केव स्फेरिकल मिरर है, सपोज इसकी जो फोकल लेंथ है दैट इज f0 एंड fe इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। जो आई पीस है, इस आई पीस की फोकल लेंथ सपोज है fe। सो द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज गिवन बाय m इज इक्वल टू f0 अपॉन fe। ठीक है, दोनों मिरर और लेंस के फोकल लेंथ के रेशो जो होगा वो डिफाइन करेगा मैग्नीफाइंग पावर को। सो m विल बी इक्वल टू f0 अपॉन fe। और क्लियरली यहाँ पर जो f0 होगा उसकी वैल्यू fe के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, तभी m की वैल्यू जो होगी वो 1 से ज़्यादा बड़ी होगी। यहाँ पर एक फार्मूला हमें ये भी बताता है कि fe0 की जो वैल्यू होगी, मतलब फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव या कॉन्केव मिरर विल बी ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस या कॉन्वेक्स लेंस। सो further, d is a diameter of the objective and small d is a diameter of the eye। अगर हम डायमीटर की बात करें, सो ये जो ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव का जो डायमीटर है, सपोज इसका डायमीटर है d, और जो आई पीस है, इस आई पीस का जो डायमीटर है दैट इज सपोज स्मॉल d। ठीक है, स्मॉल d डायमीटर इस आई पीस का। सो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं द ब्राइटनेस रेशो विल बी गिवन बाय, ठीक है, द ब्राइटनेस रेशो विल बी गिवन बाय b इज इक्वल्स टू डी स्क्वेयर अपॉन कैपिटल डी स्क्वेयर अपॉन स्मॉल डी स्क्वेयर। जो ब्राइटनेस रेशो होगा, मतलब जो इमेज क्रिएट हो रही होगी उस डिस्टेंस स्टार्स की आई पीस के करीब, उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो ब्राइटनेस रेशो से दी जाएगी, जो बेसिकली डिफाइन होगा डायामीटर्स के स्क्वायर के रेशो से। ठीक है, डायामीटर के स्क्वायर के रेशो से। So a concave mirror of the very large diameter can be easily manufactured and such a telescope may be used to observe even a very faint stars। ठीक है, नॉर्मली कॉन्केव मिरर ज़्यादा डायमीटर का इजीली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। ठीक है, और ऑब्वियसली जब ज़्यादा डायमीटर का, ज़्यादा अपर्चर का ऑब्जेक्टिव यूज़ किया जाएगा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, तो वो बहुत ही फेंट स्टार्स जो होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डिम होते हैं, जिनमें ज़्यादा लाइट नहीं होता, या ऐसे ऑब्जेक्ट जो में ज़्यादा लाइट नहीं होता, ज़्यादा चमकीले नहीं होते, उनकी भी बहुत ही क्लियर इमेज वो क्रिएट कर पाता है। एडवांटेज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अगर हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के एडवांटेजेस की बात करें तो बड़े सिंपल से एडवांटेजेस हैं इनके, और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एडवांटेजेस हैं। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हैज़ अ फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ऑब्वियसली ये जो एडवांटेजेस होंगे, ये एडवांटेजेस विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ही देखे जाएंगे। सो सिंस द ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट ए लेंस, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव जो है वो लेंस नहीं है, एक कॉन्केव मिरर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, एक कॉन्केव मिरर है, एक लेंस नहीं है। सो नॉर्मली लेंस में एरर्स होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें क्रोमेटिक एबरेशन हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एक मिरर है, इसलिए यहाँ पर क्रोमेटिक एबरेशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होगी। सो इमेज फॉर्म्ड इज़ फ्री फ्रॉम द क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी इमेज को देखते हैं किसी लेंस की मदद से, तो अक्सर वो इमेज थोड़ी सी कलरफुल या थोड़ी सी रंग बिरंगी सी नज़र आना शुरू हो जाती है हमें, और उसमें बहुत ज़्यादा चमकीलापन हमें दिखता है, जिसकी वजह से हम उस इमेज को प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पाते। ठीक है, इसे क्रोमेटिक एबरेशन कहा जाता है। ताकि जो हमें ये बताता है कि हम उस इमेज के एग्जैक्ट कलर्स को नहीं देख पा रहे हैं, उसके कलर्स में एरर आ रही है, उसके कलर्स की विजिबिलिटी में एरर आ रही है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स नॉर्मली लेंसेज में होती है, और स्पेशली हाई डायमीटर के कॉन्वेक्स लेंसेज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। सो इसलिए यहाँ पर क्योंकि हमने कॉन्वेक्स लेंस को हटा दिया है और हम लोग कॉन्केव मिरर का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए क्रोमेटिक एबरेशन जैसी यहाँ पर कोई भी एरर फिलहाल नहीं होगी। Spherical aberration can be minimized by making the use of the parabolic mirror in place of the concave mirror। स्फेरिकल मिरर एज ए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब कॉन्केव मिरर की जगह अगर हम पैराबोलिक मिरर का यूज़ करें तो यहाँ पर स्फेरिकल एबरेशन की प्रॉब्लम्स भी दूर की जा सकती है। स्फेरिकल एबरेशन बेसिकली जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके शेप को एग्जैक्टली शो नहीं करता है। स्फेरिकल एबरेशन की वजह से जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका शेप प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं हो पाता है, या उसकी इमेज प्रॉपरली नहीं बन पाती, प्योर स्फेरिकल इमेज नहीं बन पाती, जिसे हम स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। तो अगर हम कॉन्केव मिरर की जगह पैराबोलिक मिरर यूज़ करें, यहाँ पर कॉन्केव मिरर की जगह पैराबोलिक मिरर यूज़ करें, सो ऑब्वियसली स्फेरिकल एबरेशन की प्रॉब्लम भी यहाँ से फिनिश की जा सकती है। सो इट इनेबल्स टू प्रोड्यूस वेरी शार्प एंड डिस्टिंक्ट इमेज। कॉन्केव स्फेरिकल मिरर of the large aperture can be easily manufactured, and hence due to the very large light gathering power it enables to see the very faint
स्टार्स, ठीक है। अब क्योंकि कॉनकेव स्फेरिकल मिरर जो है वो इजीली बनाया जा सकता है, इजीली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा अपर्चर होगा तो लाइट गैदरिंग पावर भी उसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा लाइट को वो एक्सेस कर पाएगा, ज़्यादा लाइट रेज को वो रिफ्लेक्ट कर पाएगा सेकंड ट्यूब में आईपीस के करीब। सो ऑब्वियसली जो फेंट स्टार्स होंगे, जो डिम स्टार्स होंगे, जो डिम ऑब्जेक्ट्स होंगे, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन्हें भी बहुत ईजीली ये एक्सेस कर सकता है। ऑल्सो इन द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप द ऑब्जेक्टिव concave spherical mirror of the large aperture provides a very high resolving power so as to see even a minute and fine details of the distant stars। तो जैसा मैंने पहले कहा कि इसका रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो फाइन से फाइन और माइन्यूट से माइन्यूट जो डिटेल्स होती है उसको इजीली रीड किया जा सकता है। इवन ऑब्जेक्ट्स की बहुत बिल्कुल माइन्यूट सी इंफॉर्मेशन को भी इजीली रीड किया जा सकता है। सो सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें कि भाई टेलीस्कोप में जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या होंगे, तो ऑब्वियसली जब भी हमने जो एडवांटेजेस की बात की यही इसके फीचर्स भी कहलाते हैं, बट सेपरेटली हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज इन्हें समझेंगे। सो अ टेलीस्कोप शुड हैव द हाई मैग्नीफाइंग पावर, हाई रिजॉल्विंग पावर एंड लार्ज लाइट गैदरिंग पावर फॉर द रीज़न एक्सप्लेन्ड बिलो, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर टेलीस्कोप को का रिजॉल्विंग पावर हाई होना चाहिए, उसका मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और लाइट गैदरिंग पावर ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्वियसली ये सारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो किसी भी टेलीस्कोप को बहुत अच्छा टेलीस्कोप बनाते हैं। सो अगर हम बात करें हाई मैग्नीफाइंग पावर की, सो अ टेलीस्कोप हैविंग द हाई मैग्नीफाइंग पावर प्रोड्यूसेस अपेरेंटली एन इनलार्ज इमेज एंड हैंस इनेबल्स टू सी द फाइनर डिटेल्स ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। सो जब टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होता है तो वो बहुत ही छोटी इमेज को, बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट की एक बड़ी सी इमेज क्रिएट कर पाता है और बहुत ही अच्छे रिजोल्यूशन के साथ क्रिएट कर पाता है, ठीक है। सो व्हेन इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट द इन्फिनिटी द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज गिवन बाय m इज इक्वल टू माइनस f0/fe, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर जो होगा वो डिफाइन किया जाएगा m इज इक्वल टू माइनस f0/fe से, where f0 and fe are respectively the focal length of the objective and eyepiece है। ऑब्वियसली जैसा अभी हमने देखा था कि f0 इज़ अ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव सॉरी, जो यहाँ पर क्या है कॉन्केव मिरर है, और fe इज़ अ फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस जो यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है। सो हैंस द हाई वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑब्जेक्टिव शुड बी लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है। सो अगर मैग्नीफाइंग पावर हमें ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए हमने कहा था कि यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में जो कॉन्केव मिरर है उसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगी और उसका अपर्चर भी ज़्यादा होगा। फॉर द हाई वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑफ द लार्ज फोकल लेंथ वाइल आई पीस शुड बी ऑफ द स्मॉल फोकल लेंथ। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एम की जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/fe के। एफ ई मतलब फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि अगर आई पीस की फोकल लेंथ स्मॉल होगी तब भी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो किसी भी अच्छे टेलीस्कोप के लिए ये ज़रूरी है कि उसका ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज़्यादा हो और उसके और आई पीस की फोकल लेंथ कम हो। इसी तरह से सेकंड अगर हम फीचर की बात करें तो सेकंड फीचर होता है हाई रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि एक ऐसी पैरामीटर को डिफाइन करता है जब हम किसी इमेज की बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट या फाइन डिटेल्स को भी रीड कर पाते हैं। A telescope of the high resolving power has the ability to show the images of the two very near parts of an object as a separate, ठीक है। अगर हम दो ऐसे किसी भी पर्टिकुलर इमेज के दो ऐसे पॉइंट्स जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब है उनको अगर सेपरेटली डिस्टिंक्टली अगर हम रीड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा हाई है जिसने उस दोनों इन्फॉर्मेशन को अलग अलग रिजॉल्व कर रखा है। Therefore, a telescope of the high resolving power enable us to observe the finer details of the distant object, ठीक है। सो एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, नॉर्मली जो रिजॉल्विंग पावर है उस रिजॉल्विंग पावर को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, दैट इज़ एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कि कितने पर्टिकुलर एंगल, कितने मिनिमम एंगल तक की इंफॉर्मेशन को इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। सो ये बेसिकली रेसिप्रोकल होता है रिजॉल्विंग पावर का, मतलब एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम रेसिप्रोकल पावर होगा, उतना कम रिजॉल्विंग पावर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन दी जाती है थीटा इज इक्वल्स टू 1.22 अपॉन इंटू लैम्डा अपॉन डी, 1.22 इंटू लैम्डा अपॉन डी। सो इस
और ऑब्वियसली जो रिजॉल्विंग पावर होगा, रिजॉल्विंग पावर को अगर मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये बेसिकली इन्वर्स होगा इस थीटा के एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के. सो वेयर डी इज़ अ डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड लैम्डा इज़ अ वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड. ठीक है, यहाँ पर डी क्या है, ऑब्जेक्टिव का डायमीटर है, और लैम्डा इज़ अ वेवलेंथ ऑफ द लाइट है. जो लाइट एंटर हो रहा है ट्यूब में, आपने देखा होगा अभी जो यहाँ पर लाइट गैदरिंग पावर की हम बात कर रहे थे, और जो लाइट एंटर हो रहा है इस ट्यूब में, इस लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो होगी लैम्डा. ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी है. ठीक है, सो हैंस द टेलीस्कोप विल हैव, तो किसी भी टेलीस्कोप के लिए अगर उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है तो इसके लिए ज़रूरी है कि लैम्डा की वैल्यू कम हो और डी की वैल्यू ज़्यादा हो. ऑब्वियसली यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर की अगर मैं बात करूँ तो रिजॉल्विंग पावर के केस में वो प्रोपोर्शनल होगा डी के, और रिजॉल्विंग पावर प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा के. ठीक है, सो अगर किसी पर्टिकुलर टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव का डायमीटर ज़्यादा है, उसका अपर्चर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को गैदर करेगा, और ऑब्वियसली अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है, उस लाइट की वेवलेंथ कम है, अगर उस लाइट की वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ अगर कम होगी तो क्या होगा, वो बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स को रीड कर पाएगा. सो अ टेलीस्कोप विल हैव द स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. ठीक है, एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन and hence the high resolving power if objective of the large diameter and light of the shorter wavelength are used to see the distant object. ठीक है, तो अगर किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लो वेवलेंथ का या कम से कम वेवलेंथ के लाइट का यूज़ कर पा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव का डायमीटर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उस केस में रिजॉल्विंग पावर जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. इसके बाद जो बात करते हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक पैरामीटर की या फीचर की, वो है लार्ज लाइट गैदरिंग पावर. A telescope of the large light gathering power collects the large amount of light from the distant object and hence the image formed will be very bright. ठीक है, अगर कोई टेलीस्कोप ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को गैदर कर पा रहा है तो ऑब्वियसली उस केस में वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बहुत ज़्यादा ब्राइट बना पाएगा. वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट इमेज क्रिएट होगी जिससे बहुत इजीली रीड किया जा सकता है. सो the light gathering power and hence the brightness of the image is directly proportional to the area of the objective. ठीक है, तो जैसा पहले भी हमने कहा था कि जो बेसिकली लाइट गैदरिंग पावर होता है वो डिपेंड करता है सीधे सीधे अपर्चर ऑफ द कॉन्केव मिरर पर या अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव पर. तो ऑब्वियसली यहाँ पर अपर्चर या फिर डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो है वो कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी इमेज की जो ब्राइटनेस होगी वो प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव. ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव के. सो वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप. ऑब्वियसली यहाँ पर जब हम ब्राइटनेस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आइज़ में जो इमेज क्रिएट हो रही है उसकी ब्राइटनेस एंड आई पीस के लिए जो इमेज क्रिएट हो रही है उसकी ब्राइटनेस, और फाइनली यहाँ पर जो लाइट एंटर हो रहा है जो कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है उसकी ब्राइटनेस, इसमें वेरिएशन होगा. तो यहाँ पर हम बात करते हैं ब्राइटनेस रेशो की. ब्राइटनेस रेशो जो होता है किसी भी इमेज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. तो ब्राइटनेस रेशो की अगर हम बात करें, सो द ब्राइटनेस रेशो ऑफ द टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ लाइट गैदर्ड बाय द टेलीस्कोप टू दैट ऑफ द गैदर्ड बाय द अनएडेड आई फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो ब्राइटनेस रेशो क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर इमेज की जो ब्राइटनेस होगी, ठीक है, वो ब्राइटनेस जो टेलीस्कोप गैदर कर रहा है और दूसरी ब्राइटनेस वो जो आइज़ में इंसर्ट हो रही है. तो ऑब्वियसली ये जो ब्राइटनेस का रेशो होगा ये डिफाइन होगा रेशो ऑफ लाइट गैदर्ड बाय द टेलीस्कोप. इसकी ब्राइटनेस डिफाइन की जाएगी पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. यहाँ पे डी क्या है, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, और बाय द अनएडेड आई फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. और नॉर्मली जब कोई सिंपल आई किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखती है तो उसमें उस केस में जो ब्राइटनेस होगी इमेज की, ठीक है, उसकी बात हम करेंगे यहाँ पर, तो वो ब्राइटनेस होगी पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. ऑब्वियसली यहाँ पर हम स्मॉल डी की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम सिंपल आई की बात कर रहे हैं और सिंपल आई में प्यूपिल्स का जो डायमीटर था वो था स्मॉल डी, अभी हमने देखा था. सो यहाँ पर ब्राइटनेस रेशो हो जाएगा पाई डी कैपिटल डी स्क्वायर बाय 4 अपॉन पाई स्मॉल डी स्क्वायर बाय 4. यहाँ पर
जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा ब्राइटनेस रेशो B इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर अपॉन स्मॉल डी स्क्वायर। Therefore, large light gathering power and large brightness ratio, the telescope objective should be larger aperture। ठीक है, सो लार्ज गैदरिंग पावर के लिए, लार्ज लाइट गैदरिंग पावर के लिए एंड लार्ज ब्राइटनेस रेशो के लिए, दोनों ही केसेस में हम यहाँ पर देख सकते हैं ब्राइटनेस जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव के या डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव के। और हाई रिजॉल्विंग पावर में के केस में भी हमने देखा कि यहाँ पर क्योंकि आर जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की, और हमने यहाँ पर देखा था कि जो हाई रिजॉल्विंग पावर भी प्रोपोर्शनल है डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव के। तो किसी भी पर्टिकुलर इमेज के लिए द लाइट गैदरिंग फॉर द लार्ज लाइट गैदरिंग पावर एंड ब्राइटनेस, लार्ज ब्राइटनेस रेशो के लिए ऑब्जेक्टिव का डायमीटर कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सो यहाँ पर बात हुई रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। हमने देखा काफ़ी सिंपल सा टेलीस्कोप है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है, और इन कंपैरिजन टू रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और फीचर्स हैं, और उससे ज़्यादा यूज़फुल यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हमें नज़र आया। अब अगर हम कंपैरिजन की बात करें कि बेसिकली दोनों रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या कंपैरिजन है, तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस टेबल में। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के लिए अगर हम बात करें सो ऑब्जेक्टिव इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम। नॉर्मली रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव है वो कैसा है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। जबकि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव कैसा है, एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर होता है। सेकंड कंपैरिजन की बात करें सो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो होगा इट सफ़र्स फ्रॉम द क्रोमेटिक एबरेशन, इट सफ़र्स फ्रॉम द क्रोमेटिक एबरेशन एंड हैंस द इमेज ऑब्टेन्ड इज मल्टी कलर्ड एंड ब्लर्ड। ठीक है, नॉर्मली रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है इसलिए यहाँ पर क्रोमेटिक एबरेशन की प्रॉब्लम नॉर्मली होती है, जिसकी वजह से इमेज जो होती है वो थोड़ी सी ब्लर्ड होती है और मल्टी कलर्ड की नज़र आती है हमें। जबकि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सो द ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट ए लेंस, हैंस इट इज़ फ्री फ्रॉम द क्रोमेटिक एबरेशन। थर्ड, अगर हम कंपैरिजन की बात करें सो इन द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इट सफ़र्स फ्रॉम द स्फेरिकल एबरेशन ऑल्सो, इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द ब्लर्ड इमेज। अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ हो रहा है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, तो यहाँ पर स्फेरिकल एबरेशन के चांसेस भी होते हैं जिसमें हमें किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का शेप एग्जैक्टली स्फेयर नज़र नहीं आता। जबकि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ नहीं हो रहा है, सो द स्फेरिकल एबरेशन इज़ मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द पैराबोलिक मिरर in place of the concave mirror या concave spherical mirror as a objective। अब रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात करें सो एज द लेंस ऑफ द लार्ज अपर्चर कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड इजीली, इट्स लाइट गैदरिंग पावर इज लो एंड हैंस कैन नॉट बी यूज टू सी द फेंट स्टार्स। तो नॉर्मली रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो बहुत ज़्यादा अपर्चर का नहीं होता, उस ज़्यादा अपर्चर का मैन्युफैक्चर भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसकी वजह से लाइट गैदरिंग पावर इसका लो होता है, और लो लाइट गैदरिंग पावर होने की वजह से जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े से डिम होते हैं, जिनमें लाइट कम होता है, उनकी इमेजेस को क्रिएट कर पाना, सक्सेसफुली क्रिएट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जबकि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की हम बात करें सो कॉन्केव स्फेरिकल मिरर ऑफ द लार्ज अपर्चर कैन बी ईजीली मेड, such a telescope will possess high light gathering power and hence can be used to see the even faint stars। ठीक है, तो क्योंकि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में कॉन्केव स्फेरिकल मिरर का यूज़ किया जाता है इसलिए इसकी लाइट गैदरिंग पावर और इसकी हाई रिजोल्यूशन पावर जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये डिस्टेंट और फेंट ऑब्जेक्ट्स को भी बहुत ईजीली रिजॉल्व कर पाता है। अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की सो द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एट द यक्स हैज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ डायमीटर 1 मीटर और अबाउट 40 इंचेस। ठीक है, जबकि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की हम बात करें सो द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एट द माउंट पोलोमर USA is of the 200 inch objective while one in the USSR is of 234 इंच ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो बेसिकली ये कंपैरिजन है रिफ्रैक्टिंग टाइप और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। इस पूरे चैप्टर के लेक्चर्स को एक बार आप रिवाइज करके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।